merger, demerger, business acquisition, going concern, business reorganization, reconstruction, constitution and death of proprietor को पॉइंट को कवर करना है। मैं सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो है डेथ ऑफ प्रोप्राइटर का मेन पॉइंट जो है वो मेरे साथी श्री सराफ जी कवर करेंगे। मैं बाकी पॉइंट को धीरे धीरे एक एक चीज कवर कर लेता हूँ। अब इसमें जीएसटी में शुरू से यही प्रॉब्लम रही है कि इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं कि अब तो लगता है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म करके नया जीएसटी लाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जीएसटी में पहले एक्ट बनेंगे, फिर रूल, फिर नोटिफिकेशन के बाद अब आरओडी से कभी अमेंडमेंट, लॉ में अमेंडमेंट नहीं होते थे, पर आज की तारीख में आरओडी से भी अमेंडमेंट हो रहे हैं। इसी प्रकार सर्कुलर्स एंड क्लेरिफिकेशन टाइम पर जारी होते रहे हैं, जिससे वो अपन पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए इवन ऑफिसर क्या, टैक्स कंसल्टेंट क्या, ये फाइनल कंक्लूड ही नहीं कर पाते कि प्रोविजन क्या है। और इसके बाद रही सही कसर जीएसटी पोर्टल ने निकाल दी है। मतलब क्या है, भले से लॉ में क्या प्रोविजन है, अगर जीएसटी पोर्टल उसको अलाउ नहीं कर रहा है तो आप वो काम नहीं कर सकते। मतलब जीएसटी पोर्टल भी आज की तारीख में एक लॉ हो गया है सभी टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के लिए। अब मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे आता हूं। पीपीटी विजिबल हो रही है सबको? जेपी जी, हेलो सर, विजिबल है सर। अब सवाल ये आता है कि बिफोर जीएसटी क्या था, क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही है। बिफोर जीएसटी भी यही प्रॉब्लम थी कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न है तो क्या वो लायबल फॉर टैक्स है या नहीं है। बहुत सारे कोर्ट्स ने जो है, बहुत सारी कोर्ट्स ने और ये डिसाइड किया है कि ये अरेंजमेंट जो है ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है। और क्योंकि बिजनेस नॉट गुड्स, बिजनेस गुड्स नहीं है माना गया है सभी कोर्ट्स में। और इसी प्रकार कोर्ट्स ने ये भी हेल्ड किया है कि नॉट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसी प्रकार से क्या हुआ कि सेवरल स्टेट्स ने ये प्रोविजन किया है कि किया था कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वुड नॉट बी लायबल टू टैक्स, चाहे सेल टैक्स हो या वेट में हो। और इसी प्रकार से सर्विस टैक्स में भी जो है, सर्विस टैक्स में भी एक एग्जम्पशन दिया गया मेगा नोटिफिकेशन में 25/2012 में। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल आर एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, इसको भी एग्जम्पशन दिया गया है, इसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। ये तो रहा प्री जीएसटी और उसकी बात। अब प्री जीएसटी में भी ये क्वेश्चन उठा था कि अमलगमेशन और मर्जर और डीमर्जर में अगर इंटीरियर डेट से होता है तो क्या होगा। इंटरसी ट्रांजेक्शन में होते हैं, मतलब इफेक्टिव डेट अलग है और आपका इम्प्लीमेंटेशन का डेट अलग है, अपॉइंटेड डेट अलग है, तो क्या होगा। तो इसमें भी कई कोर्ट्स ने जो है ये माना है कि जो इंटर यूनिट ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर उसको ट्रीट किया है और उसको हटाया है। कन्वर्जन ऑफ सेल को जो है, सेल को इंटर यूनिट माना है कोर्ट्स ने, प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। और सम स्टेट ने अमेंडमेंट भी करा है कि जब तक हाईकोर्ट का आर्डर या मतलब आरओसी तक जब वो आर्डर फाइल नहीं हो जाता, इसके बीच में की जो ट्रांजेक्शन है उसको डिस्टिंक्ट एंटिटीज माना जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। परंतु ये प्रोविजन जो है डीमर्जर के संबंध में नहीं थे, इंटीरियर डेट से अगर एप्लीकेबिलिटी होती है तो। अब सवाल आता है जीएसटी में। जीएसटी में क्या ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, चाहे अमलगमेशन हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो या इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा। अब सेक्शन 7 पे अपन जाते हैं। सेक्शन 7 में सबसे पहले बात दी हुई है एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए।
सेकंड बात आती है सप्लाई ए सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज या लाइसेंस रेंटर फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब अपन आते हैं ये गुड्स है या सर्विस है। ये तो पहले ही कोर्स ने डिसाइड कर रखा है कि बिजनेस ट्रांसफर जो है वो गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। अब अपन आते हैं सर्विसेज पे। क्या ये सर्विसेज माना जाएगा? जैसे कि सेक्शन 102 में सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। सर्विसेज मीन्स एनी अदर देन गुड्स। इसका मतलब गुड्स के अलावा जो भी है, इसमें जो फाइनेंशियल का है वो थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन दिया हुआ है, पर मेन जो है सर्विसेज मीन्स अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा जो भी है वो सर्विसेज माना जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज को जो है ना सर्विस माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अब बात आती है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में भी है। कंसीडरेशन मतलब प्राइस पेड होती है या इश्यूएंस ऑफ शेयर्स मर्जर डीमर्जर केसेस में, तो कंसीडरेशन तो है इसमें। अब बात आती है कि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है। सबसे पहले भी यही बात आती है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे तो पहले कोर्स ने कई डिसीजन दिए हैं कि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन आफ्टर जीएसटी में हमको बिजनेस की डेफिनेशन पे जाना होगा। बिजनेस की डेफिनेशन 217D क्या बोलती है? सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। प्रीमियम ऐसे ही अपने को लग रहा है ये कि ये कमेंस या तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट का है या क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस को नया बिजनेस शुरू करना है। पर कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट कवर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये जो है क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं है, जबकि बिजनेस ट्रांसफर होता है, इसलिए कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है। पर उस बात को अपन छोड़ते हैं। एज ऑन डेट जो है ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है सर्विस में कवर है एज पर जीएसटी प्रोविजंस के हिसाब से। बाकी कोर्ट आगे डिसाइड करेगी इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाए या नहीं माना जाए, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। पर अपन ये मान के चलते हैं कि आज की तारीख में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। इसी प्रकार जो सर्विस टैक्स में मतलब जीएसटी में जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन निकला है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो सर्विसेज का है जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन शेड्यूल, तो एंट्री 2 जो है एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की, उसमें एंट्री 2 में दिया हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है एज ए गोइंग कंसर्न अगर ट्रांसफर होता है तो नॉट लायबल टू जीएसटी है, मतलब वो एग्जम्प्ट रहेगा। पर बात आती है ये एग्जम्प्ट मतलब गोइंग बिजनेस तो स्लम सेल के मैटर में ही हो सकता है। अगर आप इंडिविजुअल असेट्स वगैरह बेचते हैं तो वो एग्जम्पशन इस क्लास में नहीं होगा। अब अपन आते हैं एंट्री 1 शेड्यूल 1 की, जो शेड्यूल 1 की एंट्री 1 है, क्या उसमें ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कवर होगा? शेड्यूल 1 में जो एंट्री दी हुई है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। क्या बिजनेस ट्रांसफर इस क्लास में कवर होगा? सेक्शन 7(1)(c) में यह प्रोवाइड्स है कि एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, ये दिया क्लियर दिया हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है वो विथ कंसिडरेशन है, इसलिए
ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑलरेडी सेक्शन 7(1)(a) में कवर हो चुका है, इसलिए शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए अप्लीकेबल नहीं होगी। अब आते हैं शेड्यूल 2। सीजीएसटी का जो शेड्यूल 2 है उसमें 2 एंट्रीज दी गई है, एक एंट्री 4A और एक एंट्री 4C। 4A की जो एंट्री दी गई है, वेयर गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ by or under the directions of the person carrying on the business, so is no longer to form part of those assets. Such transfer or disposal is a supply of goods by the person. 4A को क्लास को इन्विसेज अपन करते हैं तो इसमें जो दिया हुआ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं है, वो ट्रांसफर किसी दूसरे को हो रहा है, इसलिए जो है ना इस क्लास में भी जो है यहाँ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस चालू है। तो ये क्लास भी जो है 4A क्लास शेड्यूल 2 का क्लास ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्लास 4C की बात करें शेड्यूल 2 में, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to another person. The business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. अब स्लम सेल के मैटर में, डीमर्जर में, अमलगमेशन में, इन केसेस में ये क्लास अप्लीकेबल नहीं होगा। स्लम सेल का बोल रहा हूँ, जहाँ पे असेट्स की एक एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी गई है, वो क्लास यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। परंतु जहाँ किसी बिजनेस यूनिट ने अपना बिजनेस जो है आइटम वाइज सेल किया है, एक एक आइटम वाइज अलग किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेल किया है, उस केस में क्लास ये एंट्री 4C ऑफ शेड्यूल 2 अप्लीकेबल होगी। इसका मतलब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 जब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न है तो अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर आइटम वाइज पीस मिल सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा ये भी डिसाइड करना पड़ता है। तो उसमें जो है जो गुड्स अपन ट्रांसफर करते हैं, पीस मिल सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस पे जिस गुड्स पे जीएसटी की जो रेट होगी वो अप्लीकेबल होगी। अब कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं अंडर जीएसटी लॉ में फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए, चाहे वो अमलगमेशन का हो, चाहे मर्जर का हो या डीमर्जर का हो। अब अपन देखते हैं कि हर स्टेट में एक ही पर्सन के, एक ही कंपनी के, एक ही पर्सन के अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग जीएसटीएन नंबर होता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पर्सन माना गया है। फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर भले से ऑल इंडिया बेसिस पे करते हैं, पर फॉर द पर्पस स्टेट के लिए वो इंडिविजुअल पर्सन ने, जैसे एमपी में किसी ने रजिस्ट्रेशन दिया और अगर बिजनेस वो छत्तीसगढ़ में भी करता है, छत्तीसगढ़ में भी सेल वगैरह करता है, तो छत्तीसगढ़ को उसको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसलिए हो सकता हो उसका 10 स्टेट में, 20 स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, तो सभी स्टेट्स में उसको कंप्लायंसेस इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी। अब आती है बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू अगर बिजनेस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है या सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज करना पड़ती है। सबसे पहले तो ये ट्रांसफरी या सक्सेसर shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer of successor।
मतलब जब ट्रांसफर करा उस तारीख से ट्रांसफरी या सक्सेसर लायबल होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। और ट्रांसफरर जो है ऑकरेंस ऑफ इवेंट उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल के लिए अप्लाई करेगा। ट्रांसफरर को 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है। पर इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो क्या क्या नुकसान होगा, ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब कहीं पे भी लॉ में प्रोविजन ऐसा क्लियर नहीं है। अगर 30 दिन में मान के चलो 60 दिन में उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो मेरे हिसाब से तो कोई इसमें कोई भी पेनल्टी या मतलब आईटीसी का लैप्स नहीं है। इसी का कई बार क्या होता है कि 30 और वैसे भी जो है सर्कुलर में ये बताया गया कि इसके 30 डेज की जो डेडलाइन है उसको लिबरली इंटरप्रिटेड किया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि आकरेंस ऑफ इवेंट निश्चित नहीं हो पाता है कि कब कब माना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सर्कुलर इशू किया है 26/10/18 का। उसमें ये कहा गया है कि इस मर्जर और डी मर्जर के केसेस में जो है या अमलगमेशन के केसेस में इसको लीनियंट व्यू लिया जाए और एप्लीकेशन सिर्फ इसी टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जाए। इसी प्रकार से ट्रांसफर या सक्सेसर को जो है विद इन 30 डेज अप्लाई करना है फ्रॉम द डेट ही बिकेम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन करके। 26/10/18 में ये भी क्लियर किया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर should accept all cancellation applications within 30 days from the date of filing the application except in case of merger amalgamated merged company has not got registered। इसका मतलब है कि अगर अमलगमेटेड या मर्ज कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और उस ग्राउंड पे अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगी है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अमलगमेटेड या मर्ज कंपनी को पहले अप्लाई करना चाहिए, जब उसके बाद रजिस्ट्रेशन आ जाए तब इसको मतलब जो ट्रांसफर कंपनी को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब बात आती है अमलगमेशन डीमर्जर के कारण अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरिंग जो है कब से रजिस्टर्ड होगा, सेक्शन 22(4) में प्रोवाइड किया गया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये जीएसटी में अलग अलग डेट के लिए अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हो सकता है अमलगमेशन या मर्जर जो है इंटीरियर डेट से हो, चाहे आरओसी सर्टिफिकेट लेट इशू कर सकता है। इसीलिए सेक्शन 80C में जो है 80C में ये प्रोवाइड किया गया है अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर, भले ही से उसमें इंटीरियर डेट से इफेक्ट दिया गया हो कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा, पर अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर द सेड कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट कंपनीज, दोनों को अलग अलग कंपनी माना जाएगा। फिर यहाँ पे बात वही आती है, यहाँ डेट ऑफ ऑर्डर और जो इंटीरियर डेट है उसको तो कवर किया गया है, पर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और आरओसी सर्टिफिकेट इशू करेगा उसमें भी तो टाइम गैप हो सकती है। अगर इस बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुए तो क्या उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा या नहीं, ये क्लियर कुछ भी नहीं है।
अब बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट की बात आती है, इसमें जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी की बात आती है। सेक्शन 85 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस शेल बिकम लायबल, transfer of business shall become liable to dues in respect of transaction prior to the date of transfer. Transfer, sorry, शायद mistake है. Transferor of business shall be liable to dues in respect of transaction prior to the date of transfer. Transferee will be liable to pay tax from the date of transfer. Up to the date of transfer, all prior proceeding, including audit, assessment, appeal, etc., will be required to be undertaken in the name of transferor. ये लॉ में नहीं दिया गया, पर नॉर्मली यही होता है कि ट्रांसफरर के ऊपर प्रोसीडिंग होती है। ट्रांसफरर यहाँ पे मर्जर और अमलगमेशन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर देन मर्जर और अमलगमेशन या डीमर्जर के केसेस में बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट जहाँ होता है वहां की बात कर रहा हूँ। और ट्रांसफरी से ड्यूज रिकवरी तभी हो सकती है जब ट्रांसफरर से रिकवर नहीं हो सकता हो कोई ड्यूज। और सेक्शन 85 जो है मेरे हिसाब से सिर्फ लिखा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सिर्फ उन्हीं केसेस में अप्लीकेबल होगी जहां बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट होता है, या जैसे सर्कुलर में क्लियर बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट होता है, या सक्सेसर या डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के मामले में वहां पे ये सेक्शन 85 लागू होगी। मेरे हिसाब से मर्जर डीमर्जर अमल कमीशन के लिए सेक्शन 85 लागू नहीं होगी। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसफरर को जो है इनपुट टैक्स पेबल ऑन स्टॉक ऑफ इनपुट या इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। मतलब जब अपन अपने कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस टाइम ये सब डिटेल वहां पे देना पड़ती है। पर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो है अगर स्लम सेल हो गया तो स्लम सेल में जो है क्या स्टॉक वगैरह की डिटेल देना कंपलसरी रहेगी, क्योंकि सभी असेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक वगैरह जो है ऑलरेडी स्लम सेल में सोल्ड हो चुके हैं और एज ए गोइंग कंसर्न सोल्ड होने के बाद वो उसको एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस मान करके खत्म हो चुका, मतलब उसकी तारीख में डेट ऑफ कैंसिलेशन में उसके पास स्टॉक जीरो रहेगा। तो वहां पे मेरे हिसाब से यहाँ उस केस में डिटेल देने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जब कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देते हैं तो इसमें ये भी डिटेल देना पड़ती है कि मर्जर ऑफ बिजनेस जो है किस यूनिट में हो रहा है, उसका जीएसटी नंबर देना पड़ता है वहाँ पे, और या हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसका रेफरेंस भी देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफरर रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए एप्लीकेशन दे उसके पहले ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। ये तो नॉर्मल है कि ट्रांसफरर को जो है एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है विद इन 3 months ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो पॉइंट दिए गए उसमें तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमलगमेशन विद अदर, तब दे सकते हैं, या देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अब ये थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट यहाँ है अगर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस होता है, लाइक जैसे प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ, या प्रोप्राइटरशिप से ओपीसी में कन्वर्ट हो गया, या पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट हो गया, या पार्टनरशिप और एलएलपी को ओपीसी में कन्वर्ट कर, ओपीसी में एज ए प्रोप्राइटर को अलग हो जाते हैं, सब पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है तो ओपीसी में कन्वर्ट हो गया, या पार्टनरशिप और एलएलपी कंपनी बन जाती है। तो इन केसेस में ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेंज
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में मतलब अर्थात उसका पैन नंबर चेंज हो जाता है, जहां पैन नंबर चेंज हुआ वहां पे आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देना पड़ेगी। चाहे प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप कन्वर्ट करो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का पैन नंबर चलता है और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का अलग से पैन नंबर आता है, इसलिए जहां पे पैन नंबर सेपरेट हुआ आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगी। अब कई बार होता है कि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो कंपनी जब लिक्विडेशन में चली जाती है, वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो जाती है, रिसीवर जो है विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है कमिश्नर को इंटीमेट करेगा इस संबंध में कि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है और वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है। कमिश्नर जो है लिक्विडेटर को जो है टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी के बारे में जानकारी देगा। अब इसमें स्पेशली कारपोरेट डेटर्स के लिए जो है, सर आप जी का क्वेश्चन भी आया था इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वाला जो है कि चलती है तो उस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना जाए या नहीं माना जाएगा, उसको भी अलग से सेपरेटली डील करूंगा मैं। कारपोरेट डेटर्स जो है, डेटर्स अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए जो है एक स्पेशल प्रोसीजर जो है बाय नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 डेटेड 21/3/2020 से जारी किया गया है। Undergoing corporate debtors and management of whose affairs are taken by interim resolution IRP या resolution professional RP. IRP RP within 30 days of appointment liable to take a new registration in each state or union territory where corporate debtors was earlier registered. जहां जहां पे भी corporate debtors registered था उस स्टेट में आईआरपी और आरपी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेट क्लास ऑफ पर्सन मतलब आरपी या आईआरपी को जो है वो रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ेंगे, और वह पर्सन जो है उस आईटीसी के लिए भी एलिजिबल होगा जहां पे जीएसटीएन नंबर अर्स्टवाइल रजिस्टर्ड पर्सन का मेंशन होगा, उस जीएसटीएन नंबर की आईटीसी लेने के लिए भी एलिजिबल होगा। अगर आईआरपी या आरपी ने कोई केस लेजर में जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उसके खाते में कोई पैसा जमा कराया है तो एक अर्स्टवाइल रजिस्टर्ड पर्सन को वो रिफंड दे दिया जाएगा। ये बहुत सारी प्रोसेस उस नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 में प्रेस्क्राइब की गई है। अब बात आती है क्या रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा। हमने पहले डिस्कस किया था ये कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न होता है तो एग्जाम सर्विस है। अगर अदरवाइज नहीं भी माने, ऐसा एग्जाम सर्विस नहीं भी माने तो भी ये सर्विसेज तो माना ही गया है अदर देन गुड्स है। तो अगर एग्जाम्पशन में आ जाते हैं, एग्जाम्पशन की लिस्ट में कवर हो जाते हैं, एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर करते हैं तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर 2 में कवर हो जाएंगे वो ये, और ये एग्जाम सर्विस मानी जाएगी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो क्या एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(2) रीड विथ रील 42 क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगी। मतलब अपन देखते कि एग्जाम सर्विस जो है, एग्जाम सर्विस के ऊपर अगर सर्विस हो या एग्जाम गुड्स हो, उसके लिए अपन ने कोई भी अगर आईटीसी ली है और एग्जाम है वो, तो अपने को रिवर्स करना पड़ता है सेक्शन 17(2) और 42 के हिसाब से। अब चाहे इसको इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मानो, नॉट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मानते हैं या चाहे एग्जाम सर्विस मानते हैं, दोनों चीजों में मानते हैं, तो मेरे हिसाब से आईटीसी रिवर्स करने की बात यहाँ पे आती है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस केस में आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। मेरे नॉलेज में कोई नहीं आया है,
तो या तो मेरे को स्पीकर या कृष्णन जी अगर को ऐसा लगता हो कि ये इस पॉइंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हो तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे, पर मेरे नॉलेज में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि जहां एग्जाम सर्विस मान के अगर एग्जामेशन लिया गया है तो आईटीसी उस संबंध में आईटीसी चाहे गुड्स हो या कुछ गुड्स हो या सर्विसेज हो, आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगी, मेरे हिसाब से करना ही पड़ेगी एज पर प्रोविजंस के सेक्शन 17 टू रीड विद रूल 42। अब इसमें ये भी प्रोविजन है कि अनयूटिलाइज आईटीसी ऑफ ट्रांसफर, अब जब ट्रांसफरर बिजनेस ट्रांसफर करता है तो अनयूटिलाइज आईटीसी उसके खाते में बैलेंस पड़ा रह सकता है, हो सकता है। इसमें ये कंडीशन है कि अगर लायबिलिटीज के साथ में बिजनेस ट्रांसफर किया है तो आप अनयूटिलाइज आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। रूल 41 में दिया हुआ है ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सेल्स, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर एटसेट्रा। और उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि ये डिटेल्स रूल 41 के अनुसार अपने को वहां सबमिट करनी पड़ती है। साथ ही आपको आईटीसी 02 फाइल करना पड़ता है। आईटीसी 02 जब फाइल करते हैं उसके बाद जो है आईटीसी जो है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को हस्तांतरित हो जाती है। अब बात आती है डीमर्जर के केस में कि डीमर्जर के केस में किस रेशियो में आईटीसी ट्रांसफर होगी, क्योंकि एक कंपनी की अलग अलग बहुत सारी कंपनियां बन जाती हैं। तो लॉ में ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि जो आईटीसी शेल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफर्डी इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स एज स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। मैं इस रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स एज स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। और उसी में जो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वैल्यू ऑफ असेट्स मींस इंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर आर नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयरऑफ। भले से आईटीसी ली है या नहीं ली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वैल्यू ऑफ असेट्स जिस रेशियो में ट्रांसफर करी है उस रेशियो में आपको आईटीसी ट्रांसफर हो सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहां दिया है वैल्यू ऑफ असेट्स एज स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ मर्जर, और दूसरे प्लेस पे दिया है इंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस। बोथ में भी डिफरेंट, जो स्कीम ऑफ मर्जर में वैल्यू अलग हो सकती है और इंटायर बिजनेस ऑफ द असेट्स अलग हो सकती है, और वैल्यू ऑफ असेट्स में भी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों हो सकती है। इसलिए इसको वैल्यू निकालना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफरर हैविंग बिजनेस प्लेस इन वेरियस स्टेट्स, तो उस केस में आईटीसी 02 जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई या कैंसिल करने के लिए हर स्टेट में अलग सेपरेट प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसी प्रकार आईटीसी 02 फाइल करने के लिए भी हर स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर करना पड़ेगा। और सभी रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट आपको वैल्यू ऑफ असेट्स का सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। यही बात सर्कुलर नंबर 133 में भी कही गई है 23/3/2020 में। अब इसमें बात आती है कि मैंने जब बताया कि आईटीसी 02 केवल उन्हीं स्टेट में फाइल करना है जहां बोथ ट्रांसफर और ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड, दोनों रजिस्टर्ड होंगे तभी जो है आईटीसी 02 फाइल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। एक क्वेश्चन इसमें भी सराफ जी ने लिया है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अब इसमें था कि क्या ये जो वैल्यू ऑफ असेट्स का फार्मूला डीमर्जर के लिए दिया गया है क्या सभी तरह के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगा? तो इसमें सर्कुलर नंबर 133 23/3/2020 में क्लियर किया गया है कि यह जो वैल्यू ऑफ एसेट्स का जो फार्मूला है सभी तरह के
बिजनेस ट्रांसफर के लिए एक माना जाएगा, मतलब उसको लागू माना जाएगा। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ असेट्स। वैल्यू ऑफ असेट्स जो है, असेट्स के किस रेशियो में, क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का सेपरेशन अलग अलग करना पड़ेगा? जैसे सीजीएसटी का है तो वैल्यू ऑफ, पहले वैल्यू ऑफ असेट्स सीजीएसटी के ट्रांसफर होगा, फिर एसजीएसटी का ट्रांसफर होगा, फिर आईजीएसटी का ट्रांसफर होगा। सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया है कि यह सेपरेटली नहीं किए जाएगा। मान के चलो आपके पास 40 लाख की आईटीसी है, तो मतलब 20 लाख रुपए, 10 लाख सीजीएसटी में, 10 लाख एसजीएसटी में है और 20 लाख आईजीएसटी में है। तो ये आपके डिस्क्रिशन में है, चाहे तो आप आईजीएसटी में ट्रांसफर कर दो, सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दो या एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दो। पर इसमें कंडीशन यह है कि ओवरऑल जो लिमिट है उससे आप अधिक टोटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अर्थात मान के चलो 20 लाख है, 20 लाख आपके पास आईजीएसटी पड़ा है, तो आप ए को मान के चलो 2 लाख दे सकते हैं, बी को 3 लाख दे सकते हैं, या सी को 4 लाख दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और सीजीएसटी भले से उसको नहीं दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, एसजीएसटी उस एबीसी को तो 0 दिया, फिर अपने डीईएफ को सीजीएसटी और एसजीएसटी दे सकते हैं। पर ओवरऑल लिमिट वही होगी ट्रांसफर की, सीजीएसटी 10 लाख, एसजीएसटी 10 लाख एंड आईजीएसटी 20 लाख। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब इसी प्रकार आती है कि वैल्यू ऑफ असेट्स कौन सी तारीख को लेंगे। इसमें सर्कुलर में भी ये क्लेरिफाई किया गया है, वैल्यू ऑफ असेट्स ली जाएगी अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर। जो डीमर्जर की डेट है उस तारीख को वैल्यू ऑफ असेट्स ली जाएगी। ये जो प्रोविजन है केवल अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का है। आईटीसी मींस क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसी की बात करेंगे। बाकी अगर अनयूटिलाइज्ड कैश बैलेंस के कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है या कहीं दूसरी वजह से कोई बैलेंस है, तो उस केस में ये ट्रांसफर ही को आईटी ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि इंटरवेनिंग पीरियड, जैसे अपन ने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है कि अमलगमेशन मर्जर अब कंपनी जो है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्ट दिया गया है। जैसा कि सेक्शन 85 में अपन देखा था, उसमें प्रोवाइड किया हुआ है कि डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल दे विल कंटिन्यू एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। ये इन्होंने प्रोविजन तो कर दिया, पर कैसे अप्लीकेबल होगा ये देखना होगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से उनको जो प्रोविजन करना था, अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर विथ फाइलिंग ऑफ ऑर्डर विथ आरओसी, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाना चाहिए, करना चाहिए था हमें प्रोविजन में, क्योंकि इस डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और आरओसी को जब अपन ऑर्डर फाइल करते हैं उस बीच में भी डिफरेंस हो सकता है। चलो अभी तो इसमें तो यही दिया हुआ है प्रोविजन में कि डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट तक जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो क्या जो इंटरमीन पीरियड है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन करे हुए हैं, दोनों ने लीगल एंटिटीज ने चार्ज पेमेंट करा हुआ है, उसको डिस्टिंक्ट है। तो सेक्शन 87 में ये प्रोवाइड है कि डीम टू बी डिस्टिंक्ट कंपनी माना जाएगा। सेक्शन 87 में सिर्फ प्रोविजन काय का दिया हुआ है, अमलगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज का। डी मर्जर के बारे में सेक्शन 87 कुछ भी नहीं बोलता है। तो इसका मतलब ये होगा
कि इस प्रोविजन को देखते हुए जीएसटी अथॉरिटीज क्या टैक्स की डिमांड कर सकती है इंटरवेनिंग पीरियड के लिए? डीमर्जर मतलब पहले वो एक ही यूनिट थी और आज की तारीख में अनेक यूनिट बन गई है। तो इंटरवेनिंग पीरियड मतलब इफेक्टिव डेट से लेके डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे क्या, कैसे माने जाएंगे? इंटरवेनिंग पीरियड के लिए क्या उसको सेल ट्रीट कर लेगा? क्योंकि उस टाइम तो वो सेम यूनिटी थी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कंसिडरेशन भी नहीं किया दिया गया है, तो क्या उसको ट्रीट करके वो सेल मान के उस पर टैक्स वसूल कर सकती है? ये अभी क्लियर नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिकली अमेंडमेंट की आवश्यकता है। डीमर्जर के लिए, अमलगमेशन और मर्जर के लिए उन्होंने कर दिया है, पर डीमर्जर के लिए उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं किया गया है। यह आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि एग्जिस्टेंस का कंसिडरेशन नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, परंतु ये एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन शेड्यूल 2 क्लास 4C में अप्लीकेबल नहीं होता है। डीम्ड सप्लाई के केस में कंसिडरेशन का अप्लाई अप्लीकेबल नहीं होती है। या यह भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि डीमर्जर के प्रोविजन जो है जैसे अमलगमेशन और मर्जर पर लागू होते हैं वैसे लागू होना चाहिए, पर जीएसटी अथॉरिटी एग्री करेगा या नहीं करेगा ये अभी भी इसमें लेकुना है। इसलिए जब तक सेक्शन 87 में अमेंडमेंट नहीं हो जाता, डीमर्जर के केस में हमेशा डिस्प्यूट अराइज होता रहेगा। अब बात आती है रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात आती है। अब रिसिपिएंट इसमें तो जैसे सेक्शन 16(2) रीड विद रूल 37 में प्रोवाइड करा हुआ है कि अगर रिसिपिएंट जो है 180 दिन के अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स का इंक्लूडिंग जीएसटी जो भी पेमेंट नहीं करता है तो आईटीसी रिवर्स करना होगी। और रिसिपिएंट आफ्टर 80 डेज अगर पेमेंट करता है तो रिसिपिएंट उस तारीख को आईटीसी लेने का पात्र होगा। अब यहां बात आती है, दोनों केस में ये प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसफरर ने जो है 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो क्या ट्रांसफरर जो है बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद रिवर्स करेगा या ट्रांसफर ही उसका 180 दिन बाद पेमेंट करता है? तो क्या बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसफर ही जो है उसकी एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी के लिए? ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आगे जाकर के, इसलिए इसमें भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए कि तो जैसे कारपोरेट डेटर्स के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वैसे ही फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, चाहे वो ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू हो, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू हो, चाहे अमलगमेशन डीमर्जर, इन केसेस में एक सेपरेट प्रोसीजर जो है निकलना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे यहाँ पे। क्योंकि हो सकता है कि लॉ में अपन तो कई बार होता है कि लॉ में अपन प्रोवाइड करते हैं बट जीएसटी पोर्टल अलाउ नहीं करता है, इसलिए सेपरेट प्रोसीजर की इसमें आवश्यकता है। अब बात आती है जैसे कि इनवाइसेस अपीयरिंग इन जीएसटीआर 2A है, उसी के संबंध में अपने को आईटीसी मिलेगी या फिर उससे अभी जो पहले 10% था फिर 5% अभी नया प्रोविजन आएगा तो उसमें जितना 2A में शो हो रहा है वही होगा। जब बिजनेस ट्रांसफर करा उस टाइम 2A में इनवाइसेस शो नहीं हो रहे थे, बाद में शो हो रहे हैं, तो क्या ट्रांसफरर को आईटीसी मिलेगा या ट्रांसफरी को आईटीसी मिलेगा? और आईटीसी 02 आपने जब एक बार भर दिया तो उसके बाद आप ट्रांसफरर कोई भी आईटीसी ट्रांसफर नहीं कर सकता है ट्रांसफरी को।
और सेकंड प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि अगर 2A में ट्रांसफरर के लॉगिन पे, ट्रांसफरर की जीएसटीएन पे कोई 2A में आईटीसी शो करता है, क्योंकि आईटीसी 02 भरा जा चुका है, इसलिए ट्रांसफरी को तो आईटीसी ट्रांसफर हो नहीं सकती थी। तो जो आईटीसी शो कर रहा है, मेरे हिसाब से उसके रिफंड के प्रोविजन भी नहीं कि ट्रांसफरर वो रिफंड ले सके, ऐसे भी प्रोविजन जीएसटी लॉ में नहीं है। अब इसी प्रकार से एडवांस टैक्स की बात आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग कि एडवांस टैक्स, सॉरी, एडवांस एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई भी ट्रांसफर मिलता है सप्लायर को, तो एट द टाइम ऑफ एडवांस जब रिसीव हुआ है तभी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। बाद में उसका जब एक्चुअल बिल बनेगा या तब होगा, तब उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। ये गुड्स के संबंध में तो उन्होंने एग्जम्पशन दे रखा है, पर सर्विसेज के संबंध में जो है, सर्विसेज के संबंध में यह है कि अगर एडवांस जो अमाउंट हुआ था उसके ऊपर टैक्स तो ट्रांसफरर ने भर दिया था, पर सर्विसेज उसके बाद दी गई है। या फिर यह भी हो सकता है कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया हो और ट्रांसफरी को जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जिससे एडवांस लिया था उसको रिफंड करना पड़ता हो। तो सर्विसेज अगर आप बाद में दी गई है तो ट्रांसफरर ने जो एडवांस अमाउंट पे टैक्स भरा था उसकी क्रेडिट क्या ट्रांसफरर को ट्रांसफरी को मिलेगी? सेकंड चीज, अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो एडवांस अगर अपने वापस दिया है तो ट्रांसफरी जो है उसकी कैसे क्रेडिट लेगा, ये भी क्लियर नहीं है। मतलब जीएसटी लॉ में जिस सब्जेक्ट पे जाओ वहां पे लेकुना ही लेकुना मिलता है। मतलब कि कहीं पे भी जीएसटी लॉ परफेक्ट नहीं लगता है, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। या आज के वेबिनार में ही मैंने कितने पॉइंट बता दिए कि जीएसटी लॉ क्लियर नहीं है। फिर अगर क्लियर नहीं है तो आप समझते हैं कि फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कितने बढ़ सकते हैं। या फिर ये भी किया जा सकता है कि आईटीसी 02 जो अपन ट्रांसफर सबमिट करता है, जो ऊपर जो भी प्रॉब्लम बताई एडवांस टैक्स की जो बताई या रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बताई, इस संबंध में प्रोविजन किए जा सकते हैं या अमेंडमेंट आईटीसी 02 में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ऐसा कि बाद में कभी एडवांस टैक्स के ऊपर मतलब उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है कि एडवांस टैक्स इन पार्टियों से लिया गया है तो वो बाद में ट्रांसफरी के खाते में शो होने लग जाए, जिससे ट्रांसफरी को जो है ये अधिकार मिल जाए कि अगर कोई एडवांस टैक्स भरा हुआ है किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर, ऑन द एडवांसेस के ऊपर, तो उसको एडजस्टमेंट किया जा सके, या फिर उसने अगर एडवांस वापस कर दिया है तो वो उसका रिफंड ले सके। अब सेम प्रॉब्लम जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के संबंध में भी आती है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। यद्यपि आज की तारीख में गवर्नमेंट ने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को डीलिंक कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था कि आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए इनवॉइस नंबर सामने पार्टी का देना पड़ता था जिसको आपने सप्लाई किया है, और तभी जाकर इनवॉइस नंबर, डेट एक्सेट्रा डालना पड़ती थी, तभी जाके आप जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए। पर आज की तारीख में गवर्नमेंट ने उसको डीलिंक कर दिया है। पर यहाँ फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है कि विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता हो? अगर आपने गुड्स सप्लाई नहीं किया या सर्विसेज सप्लाई नहीं की है तो क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं? मान के चलो कि XYZ को ट्रांसफर ने गुड्स सप्लाई किया था, अब XYZ को आप माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या जारी कर पाएंगे? ये भी देखना होगा। अब बात आती है GSTR 1 में अमेंडमेंट की, क्योंकि GSTR 1 में अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट रिटर्न में किए जा सकते हैं, पर आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हाउ इट इज पॉसिबल टू अमेंड द GSTR 1 बाय द ट्रांसफरर, इस संबंध में भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसमें नहीं दिए गए हैं।
ये पॉइंट ऊपर डिस्कस हो चुका है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग वगैरह है वो ट्रांसफर अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वो ट्रांसफर के विरुद्ध चलेगी, और ट्रांसफरी को तभी कॉल किया जाएगा जब ट्रांसफरर जो है उसकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं करता है, चाहे असेसमेंट हो या कोई भी कार्यवाही हो, अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर की बात चल रही है। बट अमलगमेशन मर्जर के केसेस में जो भी है वो क्योंकि अमलगमेशन के पहले जो कंपनी थी वो आज की तारीख में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो अमलगमेशन और मर्जर या डीमर्जर की कंपनी में जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके ऊपर जो भी कार्यवाही करना हो, असेसमेंट करना हो, ऑडिट करना हो, वो की जाएगी। बट की जाना चाहिए मतलब हम बोल सकते हैं, पर लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन स्पेसिफिक नहीं दिखा कि ट्रांसफर या मर्जर के केस में बाद की जो प्रोसीडिंग है अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वो डीमर्जर कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी के ऊपर अर्थात ट्रांसफर के ऊपर की जाएगी। इस संबंध में भी जीएसटी आईटीसी 02 में अमेंडमेंट किया जरूरत है। अब ये सर्कुलर इशू हुआ था, इसमें डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के संबंध में है। अब मेरे साथी जो है सराब जी डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के संबंध में अलग से सेपरेटली कवर कर रहे हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब बात आती है फाइलिंग ऑफ आईटीसी 02। अब अपन ने जैसे बताया था कि अनयूटिलाइज आईटीसी 02 ही ट्रांसफर फाइल करके आईटीसी ट्रांसफरी को हो सकती है। तो आईटीसी 02 जो है वो बिफोर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल करना चाहिए। पर इसमें फिर वही बात आती है कि आईटीसी 02 केवल मेज्ड आईटीसी के संबंध में ही जारी हो सकती है। अगर अनमेज्ड आईटीसी है तो उसके संबंध में आईटीसी 02 फाइल नहीं हो सकता है। आईटीसी 02 फाइल करने के पहले एक्सक्लूडिंग एनुअल रिटर्न के पहले सभी रिटर्न भरना होंगे, क्योंकि एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद के एनुअल रिटर्न हो सकता है और फाइनल रिटर्न, मतलब दो चीजें होगी, क्योंकि फाइनल रिटर्न भी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जरवा जा सकता है, और एनुअल रिटर्न में भी ये ग्राउंड लिया जा सकता है कि जब अपन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उस तारीख को, जैसे मान के चलो अपन आज की तारीख को दे रहे हैं तो 21-22 का एनुअल रिटर्न अभी पोर्टल पे शो ही नहीं कर रहा तो अपन भर नहीं सकते हैं। उसको छोड़ के बाकी जो भी मंथली रिटर्न 3B GSTR 1 जो है वो फाइल करना पड़ेंगे। अब बात आ रही है कि आईटीसी के कौन से फिगर लिए जाएंगे। इस सर्कुलर 133/23/3/2020 में क्लियर किया गया है, जिस तारीख को आप आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो उस तारीख के आईटीसी के फिगर लिए जाएंगे। अब मेरे साथी जेपी भाई ने कुछ क्वेश्चन रेस किए हैं। वैसे सीए की एग्जाम चल रही है, मेरे को लगा जेपी भाई भी मेरी एग्जाम ले रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, पर ये अच्छी प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन अपन रेस करेंगे तो उससे ही मेरा या किसी और का भी कोई पॉइंट दिमाग में है तो क्लियर होगा। तो मैं एक एक पॉइंट जो है मैं क्वेश्चन रेस करें उसको बस 5-10 मिनट में खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं जेपी भाई को देंगे ये माइक, जेपी भाई उसको डील करेंगे। अब क्वेश्चन है whether transfer of business is a going concern is supply, if yes whether goods or services। मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि एज ए गोइंग कंसर्न आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो ये सर्विसेज में होगा, और सेक्शन 2(2)(2) में दिया और एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है इसी संबंध में। HSN कोड और SSC कोड फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न है तो SSC 99 जो सीरियल नंबर 2 एग्जाम शेड्यूल में दिया हुआ है। अगर आइटम वाइज सेल करते हैं नॉट एज ए होल बिजनेस तो पर्टिकुलर HSN जिस गुड्स पे एप्लीकेबल होगा वो HSN देना होगा। रिवर्सल ऑफ आईटीसी मैंने पहले ही बताया कि अगर एग्जाम सर्विस मानी जाएगी तो उसके लिए आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगी।
अगर एग्जाम सर्विस में अगर कवर करते हैं तो। अगर इंडिविजुअल आइटम सेल करी है तो उसके उस संबंध में आईटीसी रिवर्स नहीं होगी, पर एग्जाम सर्विस में अगर है कवर होती है, एज ए गोइंग कंसर्न बेचा है, तो फिर वो आईटीसी रिवर्स करना होगी। अब इसमें लिखा है ट्रांसफर, एक क्वेश्चन और है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए टैक्स इनवाइस कैसे शो करेंगे। सेक्शन 31(3)(c) रीड विद रूल 49 में दिया हुआ है, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवाइस शेल इश्यू ए बिल ऑफ सप्लाई। अगर एग्जाम सर्विस है, एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर किया है, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आइटम वाइज सेल है तो टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। ये बात भी अच्छी है कि अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ई वे बिल कैसे बनाएंगे। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस गोइंग एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है, तो ये एग्जाम सर्विस है। और रूल 138 प्रोवाइड कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हु काजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब यहाँ हु काजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सर्विस है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स काजेज होगा कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि सर्विस में भी मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या विद इन स्टेट में भी जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो क्या ई वे बिल जनरेट करना होगा। मेरे हिसाब से फॉर सेफर साइड ई वे बिल जनरेट कर लेना चाहिए, सेफर साइड इसको ई वे बिल जनरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि है तो सर्विस एग्जाम सर्विस गोइंग एज ए गोइंग कंसर्न, परंतु उसमें जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स भी है, सर्विसेज में मूवमेंट ऑफ गुड्स भी है, इसलिए सेफर साइड ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। और वैसे भी रूल 55A में दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो है आपको टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई साथ में रखना ही होगा। अभी एक क्वेश्चन ये उठा था, सराफ भाई ने उठाया है कि आईटीसी 02 क्या तब भी भरना पड़ेगा जब आईटीसी बैलेंस जीरो हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीरो बैलेंस है, तो आईटीसी 02 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रूल 41(1) में जो है ये प्रोवाइड किया हुआ है, ए रजिस्टर्ड पर्सन शेल इन द इवेंट ऑफ सेल मर्जर एटसेट्रा furnish the detail of sale merger in form GST ITC 02 in electronically on the common portal along with a request for transfer of unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger. Therefore रूल की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने को ITC 02 तो फाइल ट्रांसफरर को फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें अदर डिटेल भी जा रही है। और मैंने वैसे आज पोर्टल पे भी चेक करा, वो ITC 02 तो भले से आपके पास क्रेडिट लेजर में जीरो बैलेंस है तो भी ITC 02 फाइल करने दे रहा है। ITC 02 में यद्यपि ये मेंशन है डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ITC इनके सब सेल मर्जर, और कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कि अगर ITC नहीं है तो ट्रांसफर कैन नॉट फाइल दी ITC। पर रूल के प्रोविजन को देखते हुए और पोर्टल अलाउ कर रहा है, तो मेरे ओपिनियन में ITC 02 भले ही से ITC क्रेडिट लेजर में जीरो बैलेंस हो तो भी फाइल करना चाहिए। वेदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग ITC 02? नो। मेरे का ये फाइनल है कि ITC 02 के द्वारा केवल अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वही ट्रांसफर किया जा सकता है, कैश लेजर या कोई अदर बैलेंस नहीं। क्या 3B और GSTR 1 में ये जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन शो करना पड़ेंगे? मेरे हिसाब से चाहे वो
एग्जम्प्ट हो या शेड्यूल 2 के 4C के क्लास में टैक्सेबल हो, दोनों केसेस में जो है GSTR 3B और GSTR 1 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन को शो करना होगा। अब इसमें दिया कि क्या सेगमेंट वाइज बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। मेरे हिसाब से सेगमेंट वाइज और डिवीजन वाइज बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि सीरियल नंबर 2 अपन देखेंगे जो एग्जाम शेड्यूल का, उसमें भी क्लियर कट दिया हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर, मतलब उसका पार्ट भी बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। बशर्ते जैसे मान के चलो आपके पास 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट है, दोनों अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आप बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं, पर बशर्ते आईटीसी इसमें तभी ट्रांसफर होगा जब आप जो है विथ लाइबिलिटीज उसको ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिल पाएगी, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब ये क्वेश्चन ये उठा था कि अगर बिजनेस बंद है आज की तारीख में, मतलब जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री आज की तारीख में बंद है, तो क्या उसको एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस संबंध में जीएसटी लॉ में प्रोविजन नहीं है, परंतु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो है, अगर इंटेंशन ऑफ बिजनेस को कंटिन्यू करने का है, मान के चलो कि टेम्पररी बिजनेस शट डाउन हुआ है और जो अपन बिजनेस ट्रांसफर करते हैं वो उसका इंटेंशन है कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो उस केस में तो गोइंग कंसर्न माना जाएगा। पर मान के चलो कि भंगार हो गई, ऐसे स्क्रैप उसको बेचते हैं, तो उस केस में ऐसे गोइंग कंसर्न नहीं हो सकता है। इस संबंध में एक एडवांस रूलिंग भी है, राजीव बंसल के केस में जो है वो भी दिया हुआ है कि इंटेंशन के ऊपर ही है, उसमें भी इंटेंशन है, तो फिर उस केसेस में इंटेंशन अगर बिजनेस कंटिन्यूएशन का है तो उसको गोइंग कंसर्न माना जाएगा, भले से आज की तारीख में फैक्ट्री बंद भी है। तो ये डेट ऑन विच आईटीसी कंसीडर फॉर यूजिंग, वो मैंने क्लियर कर दिया था, जब अपन आईटीसी फाइल करते हैं उस तारीख को जो आईटीसी है वो कंसीडर किया जाएगा। वैसे भी ये बता दूं कि आईटीसी 02 के जब अपन भरने जाते हैं तो फिगर वो जो है ऑटोमेटिकली उठाता है, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें शो कर देता है फिगर, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस तारीख को शो होंगे, जिस तारीख को आप आईटीसी फाइल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिगर उठा लेता है कि आपके ये फिगर आपके पास है आईटीसी के, इनमें से कितने ट्रांसफर करना, इसलिए कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड हो जाता है। तो जिस तारीख को आईटीसी 202 भरेंगे उस तारीख के फिगर आईटीसी के लिए जाएंगे। ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सीजीएसटी का अलग अलग नहीं करना है, मतलब सेपरेट नहीं करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी को, पर ओवरऑल लिमिट अलग अलग भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ओवरऑल लिमिट आपकी वही होनी चाहिए। जैसे सीजीएसटी में आपके पास 10 लाख है, एसजीएसटी में 10 लाख है, आईजीएसटी में 20 लाख है, तो आपको ओवरऑल 10 लाख 20 लाख 10 लाख और 20 लाख ही ट्रांसफर कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कि आप 40 लाख सीजीएसटी का 40 लाख आईजीएसटी में ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनसेशन सेस के लिए भी क्या सेम ट्रीटमेंट जो आईजीएसटी एजीसी के लिए अप्लीकेबल होगा, तो इसमें भी सर्कुलर है 133 2020 का 23/3, उसमें क्लियर किया गया है कि सीजीएसटी एजीएसटी और आईजीएसटी के लिए जो भी फार्मूला होगा वही अप्लीकेबल सेस के लिए भी होगा, ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलो ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो क्या आईटीसी ट्रांसफर हो सकती है। मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, और पोर्टल भी अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे आप ट्रांसफर जब आईटीसी 202 करने जाते हैं, दूसरे स्टेट वाले का किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर डालते हैं, वो बोल देता है कि फॉर आईटीसी 02 बोथ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरी रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, मतलब जैसे एमपी है तो एमपी में ही दोनों रजिस्टर्ड हो गए तभी आईटीसी ट्रांसफर हो गया, अदरवाइज नहीं हो पाएगी।
इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग वाला मतलब कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में इंक्लूड होगी, वैसे टेक्निकली इंक्लूड होगी, पर कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए तो स्पेशल प्रोविजन कवर आ चुका है नोटिफिकेशन नंबर 11 में 21/3/2020 में। इसमें एक और क्वेश्चन था कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस मान के में ट्रांसफर ही जो है, जो बिजनेस एक्वायर किया था उसको पूरी तरह से शट डाउन करे और जो उसके असेट्स है वो दूसरे उसमें यूज कर सकता है, या मान के चलो डाइवर्सिफिकेशन करके प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के लिए उसमें प्लांट एंड मशीनरी मॉडिफिकेशन करके दूसरी चीज बना सकता है। इसमें मेन कंटेंट से कि गोइंग कंसर्न होना चाहिए, बिजनेस रन होना चाहिए। अब ट्रांसफर जो है असेट्स लेकर के अदर टाइप ऑफ या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करके अगर कर सकता है तो कर सकता है। इसमें मेरे हिसाब से जीएसटी लॉ में इस टाइप के कोई रोक नहीं है। थैंक यू, मेरे हिसाब से मेरे जितना पॉइंट कवर कर सकता कर लिया है। अब मैं आगे डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के संबंध में जो है जेपी भाई आपको संबोधित करेंगे। जेपी सर अनम्यूट करिए सर। हेलो, थैंक यू मुतलानी जी, आपने इस विषय को बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल वे में सभी के लिए कवर किया है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जब भी कोई मर्जर एक्विजिशन का बात आती थी, भले ही कम आती थी पर आती थी, अब समझ में नहीं आता था उस समय क्या करें। स्लम सेल के इश्यूज भी हैं, इवन कन्वर्जन के मैटर में भी बहुत परेशानियां देखने में आ रही थी। तो इसीलिए मैं कृष्णा भाई को हमेशा कहता था कि यार एक कोई इसके ऊपर अपन प्रोग्राम करेंगे। तो वाकई में आपने आज बहुत सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया, और साथ में अभी आपने जो ये क्वेश्चन आंसर वो ठीक है, मैंने कुछ आपको भेजे थे, उनको भी आपने बहुत अच्छी तरह से लिया है। एनीवे, एक मुझे लगता है कि आपने जब इतनी क्वेरीज लिए थे, शैलेंद्र पोरवाल जी की और क्वेरी है, क्यों ना उसे भी ले लिया जाए हाथों हाथ। ठीक है, क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। अ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹10 crore on 1/5/2020 paying GST of ₹1.80 crore. If exempted goods become taxable with effect from 1/6/21, whether ITC of unexpired period of 15 quarters available under section 18(1)(d। मतलब शैलेंद्र भाई इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है? नहीं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के अलावा बात है मेरे हिसाब से। इसमें मेरे हिसाब से ठीक है, शैलेंद्र भाई का कहना है कि जब अपन ने गुड्स परचेज किया था उस टाइम वो एग्जम्प्टेड गुड्स बना रहे थे जो भी है, ठीक है ना। तो उस टाइम उनको आईटीसी नहीं मिली और बाद में वो टैक्सेबल गुड्स हो गया, मतलब वो एग्जम्प्टेड गुड्स की बजाय वो टैक्सेबल गुड्स में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आईटीसी पुरानी का मिलेगा? मेरे हिसाब से इसमें पुराने पीरियड के लिए जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आईटीसी जो भी देखी जाएगी ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स देखी जाएगी। बाकी मैं ओपिनियन आप सबका भी चाहूंगा इसमें क्या है मेरे को पर मेरे हिसाब से डेटा ऑन द डेट ऑफ परचेस जो है वो आईटीसी अगर नहीं मिल पा रही है तो बाद में नहीं मिल पाएगी, स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर। तो अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है जो मुतलानी जी ने मुझे इजाजत दी है, वैसे वो उनका ही था, मैंने कारवाउट कर लिया छोटा सा उनसे, क्योंकि छोटा भाई उनका तो हम साथ में स्कूल में पढ़े हैं, तो टिफिन चुरा लिया जरा सा मिल रहा कि डेथ ऑफ प्रोप्राइटर पे मैं ले लेता हूँ। तो अपार भाई थोड़ा सा मेरी पीपीटी भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। यस, चूंकि अभी कोरोना के कारण अब ये काफ़ी सारी समस्याएं आई है, कई प्रोप्राइटर्स नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन परिवारों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिनके साथ ये अनहोनी हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि ये शायद हमारे मेंबर्स तो जो हैं जिनको कि उन परिवारों के क्लाइंट्स को जो हेल्प करना है इन मैटर्स में, उसके अलावा उन लोगों को भी ये डायरेक्टली कहीं देखने में आएगी, सोशल मीडिया पर काम आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
ये सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या स्थिति रहेगी, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आता है यदि वो सोल प्रोप्राइटर जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो। कंपनी के केस में जैसे हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ तो क्या होता है कि परपेचुअल उस केस में परपेचुअल सक्सेशन रहता है। परपेचुअल सक्सेशन हो जाने के कारण होता ये है कि भले ही कोई भी व्यक्ति रहे या ना रहे, कंपनी हमेशा चलती रहती है। इवन यही चीज़ पार्टनरशिप के केसेस में भी होती है। बट प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि यदि वो व्यक्ति नहीं रहा तो उसका पैन और सभी कुछ उसी दिन से समाप्त हो जाता है और उसके जो द्वारा चलाया जा रहा जीएसटी बिजनेस है उस पर भी एकदम से आघात होता है अचानक से। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस बताने की कोशिश की है। जो इससे रेलेवेंट प्रोविजंस हैं कि सबसे पहले तो ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब हम प्रोप्राइटर से लीगल हेयर को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ इश्यूज इसमें इन्वॉल्व होंगे, आईटीसी से संबंधित कुछ इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। उसको जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई टैक्स इनवॉइस, क्योंकि क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब लीगल हेयर अप्लाई करता है और जिस दिन पार्टनर की प्रोप्राइटर की डेथ होती है उस बीच में कुछ सप्लाईज हो जाती है, खरीदी भी इनवर्ड भी हो जाती है, आउटवर्ड भी हो जाती है। तो उसको कैसे डील किया जाए, उसके लिए कुछ टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई के कुछ प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। रिटर्न्स की बात आती है, डिसीज्ड के जीएसटीएन पे क्या रिटर्न भरना है। डिमांड रिकवरी से रिलेटेड भी कई प्रोविजंस हैं जिसमें यदि मान लो वो बिजनेस कंटिन्यू करता है तो क्या स्थिति रहेगी, लीगल हेयर नहीं करता है, वाइंड अप कर देता है तो क्या स्थिति रहेगी। तो वो मैंने कुछ किए हैं और इसमें एक बहुत मतलब स्पेसिफिक सर्कुलर 96/15/2019 जो कि 28 मार्च 19 का है, वो सीबीआईसी ने इशू किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। सबसे पहले बात ये आती है कि इम्पैक्ट जो है बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन, डेथ ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर पे क्या आएगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चूंकि पेन बेस्ड है, नो परपेचुअल सक्सेशन जैसा मैंने अभी बताया है, तो पैन कंपल्सरीली उसका डिसकंटिन्यू होना है, तो ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इफेक्ट हो जाता है। अब ऐसे केस में क्या स्थिति बनेगी, उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो लीगल हेयर्स जब भी उन्हें जानकारी में आएगा कि कोई मतलब जो डिसीज्ड है वो कोई बिजनेस कर रहा था या उसे ऑलरेडी जानकारी में होगा क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है, तो उनके सामने दो ऑप्शन रहते हैं कि क्या बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए या बंद कर दिया जाए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कई इनहेरिटेड पता पड़ा कि वो कहीं अच्छे जॉब में है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बिजनेस को करने में, स्पाउस है वो ऑलरेडी एज बार हो चुके हैं या सक्षम नहीं है उस तरह का डाइवर्जन ऑफ बिजनेस का, तो वो क्लोज अप करने का भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर कोई ना कोई लीगल हेयर उसको कंटिन्यू कर सकता है। दो ही सिचुएशन हो सकती है। एक बात ये आती है कि लीगल हेयर का क्या मतलब होगा। लीगल हेयर जीएसटी लॉ में तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग चूंकि यहाँ पर प्रिडोमिनेंटली हिंदूज ज़्यादा हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रोविज़न अप्लाई हो सकते हैं, और नहीं हो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे और उस हिसाब से कौन लीगल हेयर होगा ये तय होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी एम्प्लॉय को लीगल हेयर के रूप में जैसे अथॉराइज सिग्नेटरी बना देते ना, ऐसे किसी को भी बना दे कि यार भाई ठीक है चल ये लीगल हेयर बन गया, कोई फ्रेंड है वो लीगल हेयर बन गया, वो नहीं हो सकता है। जरूर वो सक्सेसर हो सकता है, मतलब सक्सेसर नहीं हो सकता, उसको अदरवाइज देन गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया जा सकता है बिजनेस, बट वो सक्सेसर के रूप में या लीगल हेयर के रूप में नहीं किया जा सकता है। इन जनरल जो हम लोग देखते हैं लीगल हेयर या तो स्पाउस होता है डिसीज्ड का या उसके फैमिली मेंबर ही होते हैं। अब कई बार मल्टीपल लीगल हेयर भी खड़े हो सकते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि 2 बेटे 3 बेटे हैं, वो सब चाहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा बिजनेस है तो हम करें। तो
में भी वो लोग अपना जो भी फैमिली सेटलमेंट कर लेंगे, बट ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है मैंने सोचा। या ये भी हो सकता है कि लीगल हेयर के बीच में कोई कंसेंसस ही नहीं हो, वो डिस्प्यूट में हो कि कोई भी आदमी लीगल हेयर के रूप में आने को तैयार नहीं है और वो बिजनेस स्टेगनेंट पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी स्थिति। तो इसके लिए कुछ मैंने सिचुएशन सोची थी। एक फैमिली सेटलमेंट डीड भी बनाई जा सकती है इनिशियली, जब हमें जीएसटी के लिए ये नया नंबर लेके ट्रांसफर करना है, और उसमें कोई एक मेंबर को जो है, जो परिवार का एक सदस्य है, उसको लीगल हेयर के रूप में मेंशन कर दिया जाए कि भाई जीएसटी फॉर्मेलिटीज जो भी होनी है वो ये करेगा, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है डिसीज्ड के जीएसटीएन पे वो भी करेगा, और साथ में बिजनेस इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा एक फैमिली सेटलमेंट डीड क्रिएट करके भी की जा सकती है, और वो जब आप अपने आप को लीगल हेयर एड कराने के लिए जाएंगे जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के पास, तो वहां पर भी उन्हें ये दी जा सकती है, ताकि वो ये सेटिस्फाई कर सके कि किसको एड करे। अब अगली बात आती है, इन केस ऑफ लीगल हेयर डिसाइड्स टू क्लोज डाउन द बिजनेस। जैसा अभी हमने बात की थी कि दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो कंटिन्यू करेंगे या क्लोज करेंगे। तो पहले मैं ये ले रहा हूँ कि यदि मान लो लीगल हेयर ये डिसाइड करते हैं कि उनको बिजनेस क्लोज करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले वो एप्लीकेशन देंगे एक अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को विथ डेथ सर्टिफिकेट, अपने खुद का आइडेंटिटी देंगे कि भाई मैं जो है वो इनका लीगल हेयर हूँ, और जैसे मैंने बताया यहाँ तो फैमिली सेटलमेंट डीड एक तरह की जैसे एनओसी हो जाएगी वो सभी मेंबर के बीच में, कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। नहीं तो वो ऑफिसर, जुरिस्डिक्शन ऑफिसर जो कि पहले ही मतलब किसी एक डिसीज के लिए उसकी अपनी एक अच्छी भावना के साथ वो काम कर रहा है, और बाद में कोई आके विवाद पैदा करे कि सब आपने इसको क्यों लीगल हेयर एड कर दिया, तो एक और दुविधा खड़ी हो जाती है। अदरवाइज वैसे इसका सबसे अच्छा तरीका तो जो है वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट मिल जाए, जो एसडीएम या रेवेन्यू अथॉरिटीज इशू करती है, या सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब क्या होता है कि जैसे हमें सामान्यतः बिजनेस जैसे डिसीज की मतलब जो सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई और उसके 3-4 दिन बाद ही हमें ये निर्णय लेना रहेगा कि भाई ये बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा। तो अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए तो हमें कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाना है और वहां से सब चीजें लेना है, तो उसमें करीबन 2-1 महीने लग जाते हैं। तो तब तक कोई चीज रोकी नहीं जा सकती है, बिजनेस भी सफर करता है, कई बार बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस हो तो वो खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीजों में फैमिली सेटलमेंट डीड मुझे ऐसा लगता है एनओसी देके किया जा सकता है। और मीनवाइल फिर ये किया जाए एक साथ में एक इंडेमिनिटी लेटर दे दे कि कल से कोई भी लाइबिलिटी आती है, कुछ भी आती है, तो वो फिर हम जवाबदार रहेंगे। तो जब भी जुरिस्डिक्शन ऑफिसर है वो उसको इस बात का संतोष हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें आप जो दे रहे हैं, और इसकी एप्लीकेशन का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है जैसे हम REG 1, 16 ये सब देते हैं। ये एप्लीकेशन सिर्फ इस बात के लिए है कि जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को आप ये बता रहे हैं कि भाई ये प्रोप्राइटर जो है इसकी डेथ हो गई है और ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है और मैं उसका लीगल हेयर हूँ, आप मुझे एड कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई अथॉराइज सिग्नेटरी या किसी भी रूप में मुझे एड नहीं कर रखा है। तो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब मैं सुचारू रूप से कर सकूं। तो टू द मैंने यही दिया है कि भाई जो यदि वो संतुष्ट हो जाए हाँ ये सब लीगल हेयर प्रॉपर है, तो वो अपने डिजिटल सिग्नेचर से अपने पोर्टल पे, मतलब विभाग अपने पोर्टल पे आपको ऐड कर देगा, और उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन की ईमेल आती है वैसे ही एक ईमेल जो भी व्यक्ति आया है लीगल हेयर के रूप में उसको आ जाएगी, और वो अपना एक नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर देगा, और वहां से वो फिर वापस अपने आप को अथॉराइज सिग्नेटरी जैसे हम लोग ऐड करते हैं वो करेगा, क्योंकि उसके पास अब OTP भी आ सकेंगे, उसका मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है, ईमेल आईडी ऐड हो चुकी है नहीं, तो वो सब चीजें वो कर सकेगा। और साथ में वो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा, ITC 02 फाइल करना है तो वो भी करेगा, REG 16 को भी वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। यानी ये जो एप्लीकेशन है REG 16 कैंसिलेशन की, वो अपना क्या कहेंगे कि डिसीज्ड के GSTN पे ऑनलाइन ही फाइल होगी लीगल हेयर के द्वारा जब वो ऐड हो जाएगा।
अब इसमें चूंकि उसने क्लोजर करने का डिसीजन लिया है, तो उसको यदि कोई स्टॉक है या जो बिजनेस में कोई कैपिटल असेट्स पड़ी हुई थी जिसपे आईटीसी उन्होंने ऑलरेडी अवेल की थी, तो उन सब चीजों को भी उसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा जो सेक्शन 18(4), 18(6) इन सब के प्रोविजंस में दिया गया है, वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। यदि सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है तो वो उसे पे करेगा, और ड्यूज इफ नॉट पेड व्हाइल अप्लाइंग, जब वो जीएसटीआर 10 भर रहा होगा फाइनल, तब वो कर दें, या फिर शुरुआत में कैंसिलेशन के टाइम भी कर सकता है। साथ में यदि कोई पेंडिंग रिटर्न्स पड़े होंगे, 3B, जीएसटीआर 1, 10, एनुअल रिटर्न, यदि उस साइज का टर्नओवर है, तो वो सब फॉर्मेलिटीज भी वो कंप्लीट करेगा। और अब आईटीसी 02 से वो अपनी अब उसको आईटीसी 02 तो भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो क्लोजर कर रहा है बिजनेस का। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यदि कोई पैसा पड़ा हुआ है और वो यदि कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं बची है, तो उसका भी वो रिफंड क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट भी अब अपना अपडेट कर लेगा, तो उसके नाम से भी वो पैसा आ जाएगा। देन ये सब चीजें हो जाने के बाद वो अपना REG 16 से जो है वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दे। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता कि ये जो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल, अब क्या होगा, कभी कोई असेट्स रह गई बिजनेस की जिसको वो ले जाता है, मुतलानी जी ने भी कवर किया है ऑलरेडी ये बात कि यदि वो कोई असेट्स को शेड्यूल 1.1 में जो दिया गया है कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स यदि किसी रिलेटिव को होता है विदाउट कंसिडरेशन होता है, तो वो भी डीम्ड सप्लाई माना जाता है। तो ऐसी कोई लायबिलिटी होगी तो वो अपनी पे कर दे, और फिर उसके बाद क्लोजर करे, पेमेंट करने के बाद ही विल रिमेन। और हाँ, एक और बात है कि ये सब करने के बाद भी यदि कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है पुरानी किसी भी तरह की जीएसटी की, तो वो सेक्शन 93(1) के हिसाब से बीइंग ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हमेशा उसके लिए भी लायबल होगा। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन दी है कि जो एस्टेट उसे मिली है डिसीज से, सोल प्रोप्राइटर से, वहीं तक लायबल होगा। सपोज किसी की लायबिलिटी, मान लीजिए किसी कारण से बाद में ऐसी कोई बात आए कि भाई 25 लाख की लायबिलिटी है, हो सकता है कि वो वेट के जमाने की भी आ जाए, अभी 25 लाख की लायबिलिटी पर उससे असेट उसको 10 लाख की मिली है, तो वो 10 लाख तक ही लायबल होगा, क्योंकि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा सेक्शन 85(1) से डिफर है बस। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, दूसरी सिचुएशन को हम ले कि लीगल हेयर कंटिन्यू करना चाहता है बिजनेस को। यदि वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जो पहले अभी हमने जो फॉर्मेलिटीज ली थी वो तो हमें करनी है। अच्छा, अब एक बात, जैसे मैंने शुरुआत में कही सप्लाई की बात कही, क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है तो वो बिजनेस को क्या करेगा, मतलब एक तरह से जैसे अभी हम लोग शुरुआत में मतलानी चीज ले चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होगा पूरा का पूरा उसके नए पेन पे। तो उसके नए पेन पे वो गोइंग कंसर्न के रूप में जो बिजनेस ट्रांसफर हुआ एक तरह से, वो पूरी की पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा गोइंग कंसर्न होने के कारण, क्योंकि उसने असेट लायबिलिटी पूरी ली है, आधा अधूरा नहीं लिया है, कोई डीमर्जर नहीं हुआ है, वो पूरा का पूरा एक्वायर हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, सप्लाई जरूर मानी जाएगी, जैसा मतलानी जी ने कहा था कि भाई ये चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और इस बारे में मतलानी जी ने भी कहा है। और इस बारे में पर्टिकुलर स्लम सेल के रेफरेंस में 2 एडवांस रूलिंग राजश्री फूड की इनोवेट जो कर्नाटका ने दी है, और दूसरा इनोवेटिव टेक्सटाइल की उत्तराखंड के केस में भी आई हुई है, तो उन सब में भी इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। और जो नोटिफिकेशन 12/2017 है उसके पैरा 2 के पॉइंट से उसको मतलब एग्जम्प्ट भी माना गया। देन तो एक बात ये थी कि भाई क्या ये कंटिन्यू करता है तो उसको कोई बिजनेस एक्वायर करने में टैक्स तो नहीं आएगा। अब करेगा कैसे? तो एप्लीकेशन जो भी पहले तो से जो डिसीज्ड है उसके पेन पे अपने आप को GSTIN पे अपने आप को एज ए लीगल हेयर करना है। तो वो हमने जो क्लोजर के केस में
देखा था वो कि वही सेम फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट रहेगी, अपने आप को ऐड करके और वो बाकी का जो उसे नया उस पे करना है, जो कहेंगे हम नया ईमेल, वो नया लॉगिन और पासवर्ड सब जनरेट करेगा वो अपना, और वहाँ क्लोजर के लिए जो रिटर्न्स बने वो सब चीजें करनी पड़ेगी। बस एडिशनली वो GSTR सॉरी अपना ITC 02 और भरेगा। ही हैज टू अप्लाई टू ऑब्टेन। अब साथ में क्योंकि उसे कंटिन्यू करना है तो उसे अपने पेन के ऊपर एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा REG 01 में, और उसमें जो रीजन सिलेक्ट करेगा वो डेथ ऑफ प्रोप्राइटर करेगा। ये जरूर ध्यान रखें कि डेथ ऑफ प्रोप्राइटर नहीं करेगा तो फिर वो क्या होता है ना कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर को मालूम नहीं पड़ेगा और उसमें कई तरह की क्वेरीज आ सकती है। तो बेहतर है कि यदि आप डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, बेहतर क्या मतलब करना ही ऐसा चाहिए। और इसमें ये भी प्रोविजन है जो सेक्शन 22(3) में भी दिया हुआ है इसके बारे में कि जहां भी सक्सेशन होगा या अदरवाइज यदि कोई आप बिजनेस का ट्रांसफर होता है तो वो आपको उसी दिन से होगा जिस दिन सामने वाले की डेथ हुई है, उसी दिन से आपकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या लाने पड़ेंगे? डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, आपका आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस और इन सब चीजों के बारे में यदि पुराने जो डिसीज है उसके नाम की, तो कई बार क्या होता है कि नगर निगम का लाइसेंस और ये नहीं आ पाते हैं उतनी जल्दी, क्योंकि हमें आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है तो कई बार हम जल्दी भी 3 दिन 5 दिन 10 दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन केस में जितना है उतना हम कर दें, क्योंकि सामने वाले का बिजनेस था ही सही, सेम बिजनेस को हम ले रहे हैं। हाँ, हम सेम ट्रेड नेम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं बट लीगल नेम खत्म हो जाएगा इन केस ही ऑलरेडी। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो लीगल हेयर है उसका खुद का ही बिजनेस हो, वो पहले से ही GST नंबर होल्डर हो, रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में फिर उसको वापस करने की जरूरत नहीं है नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की। वो ITC 02 के थ्रू उसके पास इंटीमेशन वहां पे हो गया पुराने इसमें, उसने जो भी एसेट लायबिलिटी सब ले ली ऐसे गोइंग कंसर्न, और वो कंटिन्यू कर लेगा। तो वंस एडेड इन GSTIN ऑफ डिसीज्ड बीइंग लीगल हेयर ही विल फाइल ITC 02 ऐसे। और मोतलानी जी ने इसको काफी कुछ कवर ऑलरेडी कर दिया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फॉर्मेलिटी है कि भाई जो रिसीवर है, ट्रांसफर ही है, उसको ITC 02 एक्सेप्ट करना पड़ता है तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाती है। फॉर द आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम इफेक्टिव डेट। अब क्या हुआ कि जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो तो बाय डिफॉल्ट डेट ऑफ डेथ ही रहेगी प्रोप्राइटर के, और अब आपने जब अप्लाई किया, कई बार 15 दिन बाद किया, 25 दिन बाद किया, 30 दिन जनरल है, पर कई बार लेट भी हो सकता है, कोरोना चल रहा है अभी, क्या सिचुएशन है, डिसीजन ले पाए लीगल हेयर का। तो जब भी वो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो और डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस बीच में यदि कोई हमने सप्लाईज की है तो वो हम कर सकते हैं। उसको उसके लिए क्या है कि रिवाइज्ड इनवॉइस बनानी पड़े। पहले तो हम क्या करेंगे, चूंकि अनरजिस्टर्ड रहे, GSTN था ही नहीं इफेक्टिव डेट के बाद, नए व्यक्ति ने, लीगल हेयर ने, जिसने भी अप्लाई किया था, तो GSTN आने के और इफेक्टिव डेट के बीच के पीरियड में वो जितने भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसके वो 31(3) के जो प्रोविजंस है रिवाइज्ड इनवॉइस के, वो अपने रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता है। क्योंकि कई लोगों की क्वेरी होती है कि उस बीच में क्या करें साहब, हमारा तो चलती दुकान है, अचानक से हम सब कुछ रोक तो नहीं सकते हैं जब तक GST नंबर नहीं आएगा। तो वो ये प्रोविजन है जिसका हम लाभ ले सकते हैं। अब ऐसी की ऐसी बातें आएगी कि इनपुट क्रेडिट, जो भी इनवर्ट सप्लाईज भी आई इस बीच में, तो उसकी इनपुट क्रेडिट का क्या हुआ? तो इनपुट क्रेडिट फॉर इनवर्ट सप्लाईज कैन बी क्लेम्ड कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ 80 सबसेक्शन 2। उसमें हमारे को दिया हुआ है कि हम पिछले 1 साल तक के यदि कोई क्रेडिट से, क्योंकि हम आगे उस माल के ऊपर सेल भी करना चाहते हैं, मतलब टैक्स भी देंगे, तो इसीलिए 1 साल तक की जो भी इनपुट है वो हम ले सकते हैं। अब चूंकि हमने बिजनेस को कंटिन्यू किया है, हमने उसके बिजनेस को कंटिन्यू किया है, तो उसकी जितनी भी लायबिलिटी है, जैसे 93(1) में क्या कहा गया था कि जितनी एस्टेट मिली है उसी एक्सटेंट तक उसकी कोई भी लायबिलिटी रहेगी वो हम ऑनर करेंगे, पे करेंगे। पर इस केस में जहां हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं उस केस में 85(1) लागू होगा, और 85(1) में यही कहा गया है
कि आपको जो भी लायबिलिटी है वो टू द फुल एक्सटेंट आपको देनी पड़ेगी जब भी यदि कोई अराइज होती है तो। अब बात आती है कि आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है और कैश लेजर में पड़ी है बैलेंस, उसका क्या होगा वो मैं आपको अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आईटीसी 02 से अनयूटिलाइज को ट्रांसफर किया जा सकता है। रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इस केस में किसी भी तरह के आईटीसी की, क्योंकि हम ऐसे गोइंग कंसर्न बिजनेस को आगे लेके आए हैं। हाँ, क्लोजर के केस में हमें रिवर्सल की जरूरत थी 18486 के प्रोविजंस के हिसाब से। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज प्रिस्क्राइब्ड इज ओनली। हाँ, फिर यदि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है तो वो रिफंड जो भी सेक्शन 54 इनके प्रोविजन है उसके हिसाब से लिए जा सकते हैं। अब कुछ इश्यूज जो थे वो मैंने सोचा था कि लेता हूँ, वैसे मैं कुछ शायद डिस्कस भी कर चुका हूँ ऑलरेडी कि आईटीसी फॉर इनवर्ट सप्लाईज क्लेम कंसिडरिंग 18(2) ये हम बात कर चुके हैं, 1 साल की ले सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई डिलीवरीज आ रही हैं और उसके इनवॉइसेस जो हैं वो पहले ही हो चुके थे, क्योंकि हम जिस दिन वो आदमी डिसीज हो गया उसके बाद अब कोई उसके नाम से बिजनेस नहीं कर सकते, वो जीएसटीएन खत्म हो गया डेथ पे सोल प्रोप्राइटर के। पर अब कोई यदि मान लीजिए डिलीवरी आती है वो उस डेट के बाद आती है, पर चूंकि उसका इनवॉइस जो भी हमें सप्लायर था उसने पहले ही रेस कर दिया है, इसलिए वो हमें 2A में भी उसके पहले ही दिखेगा। तो जब हम जो लीगल हेयर है जब वो उसका रिटर्न भरेगा अप टू डेट ऑफ डेथ, तो वो उसके अंदर उस आईटीसी को पहले क्लेम करेगा, फिर बाद में आईटीसी 02 के थ्रू अपने ट्रांसफर कर सकता है। नो इनवॉइस आफ्टर। हाँ, अब ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी पार्टी जो है, कोई भी सप्लायर जो है वो इनवर्ट सप्लाई के लिए डेट ऑफ डेथ के बाद का इनवॉइस जनरेट ना करे, ये लीगल हेयर्स को ध्यान रखना होगा। अदरवाइज वो मतलब वैसे भी लायबल नहीं है, उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए अपने सप्लायर्स को कि साहब आप ऐसा ऐसा इवेंट मतलब ऐसा ऐसा ऑकेशन हो गया है, ये दुर्घटना हो गई है, तो आप हमें इनवॉइस ना दें और जो भी दें वो नई फर्म हम कर रहे हैं उसके नाम से दें। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन आउटवर्ड सप्लाई के केस में है कि आउटवर्ड सप्लाई में जिसे मैंने बताया 31(3) के हिसाब से आप सप्लाई तो कंटिन्यू कर सकते हो, पर वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा और बाद में फिर रिवाइज इनवॉइस इशू करके और जीएसटीआर 1 के माध्यम से उसको रेगुलराइज कर लोगे, सामने वाले को इनपुट क्रेडिट भी मिल जाएगी। अब इसके अलावा कुछ और इश्यूज जो मुझे ध्यान आया है जो शायद सबके लिए यूजफुल हो सकते हैं कि मान लीजिए हमारे से एप्लीकेशन में डिले हो गया नए रजिस्ट्रेशन के लिए या लीगल हेयर एड कराने के लिए जो 30 दिन की लिमिट है उससे, तो हम एप्लीकेशन के साथ ही कंडोनेशन ऑफ डिले भी दे दें। और मुझे लगता है कि इस मामले में सभी अथॉरिटीज जो है लिबरल रहेगी, क्योंकि आप कोई चीज जानबूझ के नहीं कर रहे हो। इसमें कई बार कई चीजें लीगल हेयर को जानकारी भी नहीं हो सकती है कि वो कैसे करे क्या करे। अब ये सिचुएशन एक जगह और आ सकती है कि डिसोल्यूशन। अब ये तो बात की थी हमने सोल प्रोप्राइटर की कि सोल प्रोप्राइटर नहीं रहा तो क्या हो। अब ये सिचुएशन भी कई बार अभी देखने में आई है कि 2 लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म थी, एक पार्टनर किसी कारण से नहीं रह पाया, मतलब वो गुजर गया, तो अब दूसरा पार्टनर चूंकि उसमें वो तो ऑटोमेटिकली अभी हम लोगों ने बुधवार को पंकज भाई का प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक कहा था कि यदि 2 लोगों की पार्टनरशिप है तो वो तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में जाएगी। तो अब ये डिसोल्यूशन हुआ और वो पार्टनर चूंकि जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो तो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहा है, उसको कोई तकलीफ भी नहीं है यदि, तो उस केस में भी यही प्रोसीजर सेम अप्लाई होंगे। वो चाह सकता है कि मैं करूं या वो क्लोज करना चाहे, तो सेम जो हमने अभी सोल प्रोप्राइटर के लिए डिस्कस किए मोर और लेस वो के वही प्रोसेस उन्हें कंटिन्यू करनी रहेगी, वही एप्लीकेबल रहेगी। इसी तरह से एक और इशू आता है कि एक 1% कंपनी और होने लग गई है आजकल। तो 1% कंपनी में यदि वो जो उसका प्रमोटर है या जो व्यक्ति है वो नहीं रहेगा तो क्या होगा। पर वो हमने मुतलानी जी से बात की थी, तो मुतलानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही उसके बारे में कि
चूंकि वो 1% कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तभी वो नॉमिनी की उसके अंदर अटैच कर दिया जाता है, और कंपनी चूंकि वो कंपनीज एक्ट में बनी है, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, तो वो नॉमिनी कैन कंटिन्यू दैट बिजनेस, तो वहां पे ये इश्यूज नहीं आएंगे, वहां कंटिन्यू रह जाएगा, वो पैन कंटिन्यू रह जाएगा। अब एक ये 93(1) की हमने बात करी थी कि किसको किस एक्सटेंट तक लायबिलिटी आती है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन केसेस में जो डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, उसमें क्या जीएसटी के इम्पैक्ट आएंगे, तो जो मेरी जानकारी में लोगों से, जो सदस्यों से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्यवहारिक रूप से देख पाया, वो यही था कि भाई लोगों को यही समस्या आती है कि भाई उसमें कैसे स्टेप्स लें। इंटरवेनिंग पीरियड में जो सप्लाईज हो जाती है इनवर्ड आउटवर्ड, रजिस्ट्रेशन आने और अपना डेट ऑफ, जो उसकी एक्चुअल डेट एस्टेब्लिश डेट रहेगी, डेट ऑफ डेथ रहेगी, उस बीच में जो सप्लाई रहेगी उसका क्या होगा, बाकी तो फिर बाद में नॉर्मल हो गया। तो ये चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की थी। हमारे कृष्णा भाई बोल रहे थे बहुत मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पॉइंट्स थे। अब इसे क्वेश्चन आंसर, कृष्णा जी आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं दोनों स्पीकर्स हमारे मुतलानी जी और जेपी सराफ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जहां तक समझा हूं इतने पूरे सेमिनार में आप लोगों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हर एक बात के ऊपर आप लोगों ने अपने विचार रखे, और कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जिसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुतलानी जी ने जहाँ तक है विशेष रूप से कहाँ पर स्लम सेल कैसे कंसीडर होगा, स्लम सेल की क्या डेफिनेशन है, उसके लिए हमारा एग्जम्पशन दिया हुआ है, तो उस एग्जम्पशन का इफेक्ट क्या रहेगा, आईटीसी का रिवर्सल करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी है। और साथ में एक अच्छी बात ये कि उन्होंने क्वेश्चंस भी सभी मैक्सिमम उन्होंने कवर किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक सिंपल एक क्वेश्चन आया है कि जो भी ये स्लम सेल अगर होता है उसके लिए हमें एग्रीमेंट में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, मतलब जैसे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पूरी टेक ओवर करना है, उसके अलावा जीएसटी के एंगल से हमें कोई स्पेसिफिक क्लॉज डालना है या कुछ ऐसा कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके अंदर हमारे एग्रीमेंट, जैसे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पूरी टेक ओवर करना है जी। हेलो जी, हाँ, मेरे हिसाब से इसमें जब भी ये स्लम सेल या इंडिविजुअल एसेट्स, ये इंडिविजुअल एसेट्स एग्रीमेंट में जाना है या स्लम सेल में जाना है, ये आपको पर्टिकुलर जो है उस टाइम पे जो फैक्ट्स हैं आपको इसमें पूरी लायबिलिटी जीएसटी के अनुसार पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तभी आपको वो डिसाइड करना चाहिए कि स्लम सेल में जाए या आइटम वाइज सेल में जाए। हो सकता है स्लम सेल में आप जा रहे हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही हो, और आइटम वाइज सेल में जा रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम आ रही हो, इसलिए फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्लम सेल में जाए या आइटम वाइज सेल में जाए। स्लम सेल की एक विशेषता है कि इसमें कोई भी असेट्स का वैल्यूएशन नहीं लिखा जाता। स्लम सेल मीन्स टोटल असेट्स का एक ही फिगर लिखा जाता है। उसमें अगर आपने आइटम वाइज दे दिया तो जीएसटी अथॉरिटी में ट्रीट इट एज ए आइटम वाइज, नॉट एज ए स्लम सेल। तो इसलिए ये स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनाने के टाइम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कृष्णा भाई कि स्लम सेल एक्चुअली क्या होता था, मार्च 2000 मतलब ये 2021 के पहले तक तो सबके लिए बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उसके अंदर स्लम सेल के बारे में जैसे बात कही है कि इनकम टैक्स और हर जगह पे अलग अलग कैपिटल गेन्स की भी बहुत छूट थी ना, जीएसटी तो अपनी जगह है, पर अभी फाइनेंस एक्ट 21 में पूरा चेंज कर दिया गया। अब उन्होंने कहा है कि भले ही आप स्लम सेल कर रहे हो पर इंडिविजुअल असेट्स को आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस रहेंगे उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो अब हमें मतलब खैर आज का हमारा प्रोग्राम विषय तो जीएसटी है, पर अब जैसे अभी आपने बात की थी कि एग्रीमेंट में और क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये एक इशू भी आएगा। बोतलानी जी ने कहा कि कई बार ट्रांसफर आइटमाइज हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि अब हम जो भी आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा है वो इन टोटल देखेगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, सभी एस्पेक्ट से। जेपी भाई आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि लीगल हायर, जैसे आपने कहा था कि हमें लीगल हायर में नेम ऐड करना पड़ेगा और सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होंगे उसके, क्योंकि वो तो उसके लिए सिंपली हमें जैसे अथॉराइज सिग्नेटरी को ऐड करना है या हमें असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि सर मुझे लीगल हायर के रूप में ऐड करके आप मुझे सेपरेट, उसके लिए क्या प्रोसीजर है मतलब पूरा? देखिए
जिस दिन आदमी मतलब जो प्रोप्राइटर है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप उसका ओटीपी, भले ही आपके पास उसका मोबाइल चालू है, उसका ईमेल आपके पास सब कुछ एक्सेस है, पर आप नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास है तो आपने उठा के उसके ओटीपी ले लिए और भर दिया, यानी आपको इथिकली ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप ये मान के चले कि आपके पास नहीं है, आपको सिंपली जाके आपके जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को इंटीमेट करना है पहले कि साहब मैं इसका लीगल हेयर हूँ, ये व्यक्ति मतलब अब नहीं रहा है, ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है। हो सकता है डेथ सर्टिफिकेट आने में 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, तो जो भी चीजें आप दे सकते हैं उनको इंटीमेट कर दें और उनको सेटिस्फेक्शन हो के वो फिर आपको लीगल हेयर के रूप में एड करेंगे वहां पे। ओके अपने खुद के हैंड से, डिपार्टमेंट के बैकएंड से करेंगे। और बैकएंड से करने के बाद जैसे अपने को ईमेल आता है, जो मैंने जानकारी ली है विभाग से, ऐसा कुछ मुझे बताया गया है कि वहां से फिर वो लोग ऐड कर देते हैं आपको। तो आपको ईमेल आता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम आता है, आप वो आपके मोबाइल नंबर उससे सबसे एक्सेप्ट करते हैं, आधार पे बेस्ड होके लिंक होती है, सब चीजें आपकी वेरीफाई वैलिडेट होती है। जैसे ही वो आती है फिर आपको एक नया अपना लॉगिन और पासवर्ड आप सेट करते हैं, जैसे नए रजिस्ट्रेशन के टाइम करते हैं। रहता जीएसटीएन वही है, पर सब कुछ चीजें फिर से रीइनिशिएट हो जाती है। और उसके बाद ही फिर आप अपने इवन आप डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑफिसर को आपने दिया वो अपलोड नहीं होता है, वो अपलोड आपको करना है, आपको अपने आप को ऐड करना है एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। पर कब करना है? जब लीगल हेयर में आप ऐड हो गए उसके बाद, पहले मतलब सुमोटो नहीं कर लोगे आप बिना ऑफिसर को इंटीमेट किए। ओके। इसके अलावा जैसे जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि जैसे लीगल हायर और सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे आपने बातचीत की थी, हाँ, उसमें कई बार बहुत लंबा टाइम लगता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा था 1-2 महीने, मुझे तो कई बार लगता है कई केसेस में काफी लंबा टाइम लग जाता है और वहां पर बिजनेस सफर होता है उसका। तो ऐसे केसेस में क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेस के नाम से बिजनेस नहीं कर सकते और नया बिजनेस हम जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। तो यदि हम लीगल हायर के रूप में यदि सक्सेशन सर्टिफिकेट इंतजार करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हमें रजिस्ट्रेशन बहुत लेट मिलेगा और ऐसे केसेस में बिजनेस बंद हो जाएगा काफी टाइम के लिए। तो क्या हम जी, जैसे मैंने लीगल हायर का एक स्लाइड बनाया था, उसमें लिखा था कि एक जैसे वो डिपेंड करेगा कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा। इवन आप दूसरे रिलीजन के भी हों तो क्या होता है, हर रिलीजन में एक्चुअली वो क्लास 1 क्लास 2 सक्सेसर्स का वो रहता है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे हम HUF का पैन नंबर लेते हैं तो एक लिस्ट बना लेते हैं ना कि भाई ये परिवार के मेंबर हैं। तो उस ऑफिसर के सामने हम एक एप्लीकेशन लेके जब जाएंगे तो हम ये बताएंगे कि साहब इस सोल प्रोप्राइटर के जो अब नहीं रहा है, इसके ये परिवार के मेंबर हैं और ये मेंबर जो हैं हमने इन सबकी इसके ऊपर साइन करा लिए, सबकी ये सहमति करा ली है कि इस मेंबर को, जिसको मैंने वहां पे नाम दिया था फैमिली सेटलमेंट डीड, इस पर्टिकुलर पर्पज से यदि हम असाइन करा लें, उसमें जैसे हम रिजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो एक ऐसा फैमिली का रिजोल्यूशन बन जाएगा कि सब हम जैसे अमुक अमुक व्यक्ति को जो है वो चूंकि हमारे पिताजी नहीं रहे हैं तो हम इनको असाइन करते हैं कि भाई ऑथराइज करते हैं सभी जने मिलके कि ये लीगल हेयर के रूप में जो भी फॉर्मेलिटीज बची है वो पूरी कर लें और इवन बिजनेस भी इनके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो उससे कम से कम उस अधिकारी के पास एक आधार रहेगा ताकि कोई विवाद ना आए, और साथ में वो इंडेमनिटी लेटर दे देगा कि कल से कोई भी विवाद आएगा मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये किया जा सकता है। और मीनवाइल जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट ना आए, क्योंकि अब यदि मान लो इतना वो चलेगा कि भाई सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो जैसा आपने कहा वो बात सही है कि 4-4 महीने तक आदमी निर्णय नहीं ले पाएगा और इतने में तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि ये अल्टीमेटली एओ को हमको असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई करना जरूरी है कि आप ही लीगल हायर हैं, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट नहीं रहे, क्योंकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है वो भी, कि कल से ऐसा नहीं हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया और 10 लोग सामने खड़े हो जाए कि आपने इनको क्यों दे दिया। बराबर, इसीलिए वो एनओसी और एफिडेविट ले लेगा। यदि एफिडेविट नहीं होगा तो मतलब वो इंश्योर कर लेगा इस चीज को परिवार के सदस्यों के साथ।